अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो है स्टैटिस्टिक्स की जो है नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो है आज हम इवेंट्स और इवेंट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ मज़ीद न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवेंट क्या होता है जी। सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज़ कॉल्ड इवेंट, या एन इवेंट इज़ एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो आप जानते हैं, मैंने पहले आपको सैंपल स्पेस बताई थी कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैंपल स्पेस, कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं उसका सेट बना लें तो उसे आप क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। अब उस सैंपल स्पेस के अंदर से एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स को उठाकर उसका सेट बना दिया जाए, यानी सैंपल स्पेस का सबसेट बना दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट। उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी बात। लाइक सपोज ये सैंपल स्पेस है ना, जब आपने एक डाइस को एक मरतबा रोल किया, कितनी आती है आउटकम्स, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 आउटकम्स आती हैं। अभी सैंपल स्पेस में से मैं अगर एक और लेट ए इवेंट था उसकी जो है बना लूँ एक सेट 1 और 3, जिसमें इसकी 2 आउटकम्स आती हैं, देन इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस एंड इट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। कि किसी भी इवेंट में क्या हो सकती है, या तो इंडिविजुअल आउटकम हो सकती है, यानी ए बराबर है, लेट्स सपोज ए की इसके अंदर आउटकम आ गई इंडिविजुअल, या फिर क्या है, एनी नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 हो सकती हैं, 3 4 5 6 36 है तो उसमें से कुछ भी आ सकती हैं, जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स में सेट बनाए थे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के सबसेट को आप क्या बोलते हो, इवेंट बोलते हो। या इवेंट क्या है, जिसमें इंडिविजुअल आउटकम भी आ सकती है या एनी नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस में से आपने एक आउटकम या एक से ज़्यादा आउटकम का जो ग्रुप है उसका सेट बना दें तो उसे आप क्या बोलते हैं, इवेंट। इसीलिए आप कैपिटल लेटर से ये आगे आगे क्वेश्चंस में जो है ना सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसे कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, ए बी सी डी आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसकी जी टाइप्स हैं। पहली टाइप है जी सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, दैट कंटेन्स अ सिंगल आउटकम फ्रॉम सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, ठीक है। यानी ऐसा इवेंट जिसके अंदर पूरी सैंपल स्पेस में से सिर्फ एक ही आउटकम आए उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। यानी इफ़ अ कॉइन स्टार्स हैड, ये जो है आपने एक जो है इवेंट बना लिया, लेट्स सपोज ए बराबर है, उसके अंदर सेट में सिर्फ एक ही आउटकम आई। जब आपने एक कॉइन को एक बार टास्क करते हैं ना, तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आती है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो ये पूरी सैंपल स्पेस है, इसमें से आप क्या कर लो, एक आउटकम उठा लो और उसका सेट बना लो, तो इसे आप क्या कहोगे, सिंपल इवेंट, ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट विच कंटेन्स 2 और मोर देन 2 आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस में से आउटकम सिर्फ एक आ रही हो तो उसे आप क्या बोलते हो, सिंपल इवेंट। और ऐसा इवेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स आ रही हो फ्रॉम द सैंपल स्पेस उसे आप क्या बोलते हो, कंपाउंड इवेंट। तो जब आपने एक कॉइन को 2 मरतबा टास्क किया था उसके लिए आपके पास 4 आउटकम्स बनी थी, ठीक है। कौन कौन सी, पहले दोनों बार हेड आ सकता है, फिर जी एक बार हेड और एक बार टेल, फिर एक बार टेल और एक बार हेड, और फिर दोनों मरतबा टेल, ठीक है। जब आप एक कॉइन को 2 दफ़ा टास्क करते हो, ठीक है, 2 पावर 2 बराबर है 4 आउटकम। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस थी। अब अगर मैं इसमें से 2 आउटकम्स का एक सेट बना लूँ, एक इवेंट कहता हूँ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएँ या 3 आउटकम आ जाएँ, 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम सैंपल स्पेस में से अगर किसी इवेंट में आ रही हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। ये इसमें एट लीस्ट जो है 2 आउटकम्स का होना ज़रूरी है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी श्योर इवेंट की, ठीक है। एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें तमाम की तमाम जो है सैंपल स्पेस आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, पूरी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो अगर ऐसा इवेंट जिसमें पूरी सैंपल स्पेस आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1। तो प्यारे बच्चों इट कंटेन्स होल सैंपल स्पेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है, 1। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट दैन कंटेन्स नो आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस, यानी ऐसा इवेंट जिसके अंदर पूरी सैंपल स्पेस में से कोई जो है क्या कहते हैं, आउटकम ना आ रही हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, इम्पॉसिबल इवेंट। छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने एक जो है डाइस को एक मरतबा रोल किया है, प्रोबेबिलिटी बताओ ऐसे इवेंट की कि जिसके अंदर जो है फेस के ऊपर 7 आए, क्या आए, 7। अब आप जानते हो कि जब आप एक कॉइन को जो एक डाइस को रोल करते हो एक मरतबा, तो उसकी जो सैंपल स्पेस है वो ये बनती है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये बनेगी। अब आप प्यारे बच्चों जानते हो
कि इसमें तो 7 का डिजिट ही नहीं है। तो मैं अगर आपको ऐसा सवाल दे दूं कि लेट एक इवेंट है जो ये कहता है कि जब आप एक डाइस को एक मरतबा रोल करें तो फेस के ऊपर क्या है 7, तो उसके लिए आपके पास क्या आएगा, सेट इवेंट का खाली आएगा। तो ऐसा इवेंट है जिसके अंदर सैम्पल स्पेस में से कोई भी आउटकम ना हो, उसे आप क्या बोलते हो, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली सेट इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट है जी प्यारे बच्चों, इक्वली लाइकली इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ दे हैव सेम चांसेस ऑफ अकरेंस और इफ दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी। अच्छा, दो इवेंट हैं, ठीक है, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही हो, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही हो, या फिर उनके अकरेंस के चांसेस क्या हो, सेम हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। मिसाल के तौर पर इफ़ अ फेयर्ड क्वांटिटी स्टार्स हेड एंड टेल आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स एज दे हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस। मिसाल के तौर पर ना देखिए, आप एक जो है कॉइन को एक मरतबा टास करते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनती है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट को, एक इवेंट है जो बता रहा है जी, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आपने किया कि एक कॉइन को एक मरतबा टास्क किया, वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ कितनी रहेगी, 1/2। फिर एक और इवेंट है, एक और एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी आपने एक कॉइन को एक बार टास्क किया, बताओ जी उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी, वो भी होगी 1/2। तो दो अलग अलग इवेंट्स हैं, एक में वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछ रहा है, एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछ रहा है, लेकिन दोनों में एक ही कॉइन को एक मरतबा टास्क कर रहा है। तो जैसे ही जब भी वो एक कॉइन को एक मरतबा टास्क करेगा तो हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि इन दोनों की जो अकरेंस है वो भी सेम हो रही है और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट और इफ दे डोंट अकर एट द सेम टाइम। जैसे अभी ये आपने लिया ना इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसका उलट कर दो तो क्या बनेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहलाते हैं जब उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट ना हो, उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट ना हो, या दोनों वो है एक ही टाइम पे अकर ना कर रहे हो। तो लेट्स वो दो सेट है अगर मेरे पास, ठीक है, ए सेट है मेरे पास 2 4 6, ठीक है, और बी सेट है मेरे पास क्या है जी 1 5 एंड 7। ठीक है। मैं कहता हूँ बी एक ऐसा इवेंट है, क्या है जी, बी एक ऐसा इवेंट है जो रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी, खाली सेट, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं जो यहाँ पर मैं लिख सकूँ। ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक सेट है जी सी, वो है जी 3 4 5, ठीक है, और एक सेट है जी मेरे पास डी, उसमें क्या है जी 3 7 और 9। ठीक है। मैं कहता हूँ जी एक इवेंट है एक्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी सी इंटरसेक्शन डी। तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा 3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये बी और एक्स, ये दो ऐसे इवेंट्स हैं, बी और एक्स दो ऐसे इवेंट हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब इसमें इस इवेंट में की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है, ठीक है, और इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, खालिस है। अब क्योंकि इन दोनों इवेंट के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ना ही ये दोनों एक ही जगह पे एक ही जो है इनके चांसेस ऑफ अकरेंस भी सेम नहीं है, तो इसलिए अगर मैं इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन लूँ, इन दोनों इवेंट्स का, ठीक है, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो मैं इस इवेंट को बी और इसको लेट्स सपोज ए भी कह दूँ, तो इन दोनों इवेंट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो क्या आएगा, खाली सेट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो खाली सेट की प्रोबेबिलिटी आपको पहले ही पता है क्या होती है, 0। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है। ये दो सेट की बात नहीं हो रही, ये दो इवेंट्स की बात हो रही है, और मैं आपको एग्जांपल से समझाया है कि एक इवेंट था जो ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा क्या आएगा, खाली सेट। अब इसमें कोई रुकन नहीं है, बी एक इवेंट था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ठीक है। इसी तरीके से सी और डी दो सेट थे, उनका मैंने इंटरसेक्शन लिया जिसको एक इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। ठीक है। अब एक्स के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 3। ठीक है, यानी ये एक आउटकम इसके अंदर मौजूद है। अब अगर मैं बी और एक्स इन दो इवेंट्स का मवाजना करूं तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और इन दोनों का यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है। तो इन दो इवेंट्स के जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है। खाली सेट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होती है, 0। उसके बाद प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द
डज नॉट अफेक्ट द आउटकम अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। यानी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट या आज़ाद इवेंट्स हम तब कहते हैं कि जब एक इवेंट के अकर होने से दूसरे इवेंट के ऊपर की अकरेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। अदरवाइज दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स, वरना उनको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स। मिसाल के तौर पर कहता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें आपने कॉइन को टास्क करवाया है और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया है जिसके अंदर आपने क्या है, एक जो है डाइस को रोल करवाया है। तो डाइस के रोल होने से कॉइन के टास्क की जो हेड या टेल की अकरेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हेड या टेल के आने से डाइस पे 6 आने से 4 आने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, आगे आगे प्यारे बच्चों जी, थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये कुछ तो आप पहले ही अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली सेट क्या होती है जी, 0। इसी तरीके से दूसरा इवेंट है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होती है, 1, क्योंकि इसमें सारी आउटकम्स आ जाती हैं। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तीसरा है जी लॉ ऑफ कंप्लीमेंट। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरीके से 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब इस बात को समझना है प्यारे बच्चों आपने। देखो जी, ये मेरे पास सेट एस है जिसमें 1 से लेकर 10 तक इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आउटकम्स हैं। अब ए क्या है, मैं कहता हूँ ए है जी 1 2 3 7 8 6। ठीक है, 1 2 3 7 8 6। ठीक है, और ए कम्प्लीमेंट क्या है जी, ए कम्प्लीमेंट ये होगा, मैंने एस में से ए को माइनस कर देना है। जब मैं एस में से ए को माइनस करूँगा यानी ए वाले रुकन मैंने एस में से नहीं लिखने, बाकी वाले लिख देने हैं। अब 1 2 3 गया, पीछे क्या आएगा 4, फिर जी 5 आ जाएगा, फिर 7 8 6 ये भी गए और 9 और 10 बच जाएगा। तो एस माइनस ए यानी एस ए कम्प्लीमेंट कितना आएगा, 4 5 9 और 10। अब मैं अगर ए की प्रोबेबिलिटी लिखूँ ना प्यारे बच्चों, वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी पूरी सैम्पल स्पेस में से 6 इवेंट्स आ रहे हैं। तो 6/10 किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ए कम्प्लीमेंट की कितनी है, 1 2 3 4 इवेंट्स इसमें आए हैं, 4 आउटकम्स आई हैं टोटल में से, तो 4/10 इसकी है। अब वो लॉ लगा लो आप, वैसे तो आपको पता लग ही जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट निकालनी है। आपने क्या करना है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है, 6/10, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कितनी आ जाएगी, 4/10 4/10। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए निकालना चाहते हैं आप, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कर दें। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कितनी है, 4/10। 4/10 को माइनस करेंगे तो 6/10, वही आ जाएगी आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी। तो ये था जी लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट। उसके बाद है जी चौथा ला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ये मैं आपको पहले भी करवा के आया हूँ कि अगर आप 1 हेड वाला, अगर आप वो क्वेश्चन जो है ना पिछली वीडियो में अगर आप देखें तो वो सेम बात है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड निकालना चाहते हैं, आप क्या करें, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड को माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो देखो ना, एटलीस्ट 1 हेड की थी 1/7, ओ सॉरी 7/8। ठीक है, ऐसी तमाम आउटकम जिसके अंदर कम से कम एक हेड मौजूद था। तो आपने उसको निकालने के लिए क्या किया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड वाली एक ही आउटकम थी, कौन सी थी, जिसमें तीनों टेल्स थे। तो 1 माइनस 1/8 करेंगे तो आपके पास 7/8 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस नो। उसके बाद आखिरी ला है जी एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बात आपने पहले बच्चों ज़हन में रखनी है। हमने जो पढ़े थे ना जो इवेंट्स की टाइप, उसमें हमने पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ये लॉ किसके बारे में है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये लॉ क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इन ए और बी को क्या कर दूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कर दूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके हो जाएगा, खाली सेट के। तो खाली सेट में हम क्योंकि लिखते नहीं हैं तो ये लॉ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन बी खाली सेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने ए और बी को क्या बना दिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है कौन से इवेंट्स होते हैं, जिनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है छोटी सी डेफिनेशंस हैं। पहली है जी रैंडम वेरिएबल की। प्यारे बच्चों रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स whose values are determined by the outcome of a random experiment is called random variable। तो प्यारे बच्चों रैंडम वेरिएबल क्या है जी, ऐसी खसियत जिसकी वैल्यू को हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा समझना है आपने, ये बहुत थोड़ा सा समझने वाली बात है, कम्प्लेक्स है लेकिन आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है,
अच्छा प्यारे बच्चों, हमने जब मैंने आपको अभी समझाया कि जब भी आप एक कॉइन को 3 मरतबा टास्क करते हो ना, तो हमारे पास क्या कहते हैं सैम्पल स्पेस वो कैसे बनेगी, 2 फेसेस ऑफ कॉइन पावर क्या आएगी 3। ठीक है, आपने 3 कॉइन लिए हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 8 का आउटकम्स आपके पास वो ऐसे बनेंगी, वो मैंने आपको कुलिया बताया था आपने किस तरीके से बनानी है। अब आपने समझना है जी रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देखो मैं इस सैम्पल स्पेस में बात करता हूँ जी हेड की, नंबर ऑफ़ हेड कितने हैं। ठीक है, इसमें देखो तो 0 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है और इसमें भी क्या है 3 हेड है। ठीक है, अब बाज़ औक़ात प्यारे बच्चों आपको सवाल मिलता है तो आप वहाँ पे सारी सैम्पल स्पेस बनाने की बजाय आपको एक ऐसा वेरिएबल या ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिससे आप सवाल के अंदर डायरेक्ट जो है अपनी वो वैल्यू लिखें और अपने सवाल को हल कर लें। यानी ये मैंने सैम्पल स्पेस जो बनाई है ना प्यारे बच्चों, इसमें अब मैं क्या कहता रहा हूँ, इसमें एक हेड था, एक आउटकम में 2 हेड थे, एक आउटकम में 3 हेड थे। ये जो है ना कोई बहुत ही कोई अच्छा प्रोसीजर नहीं है। बेस्ट प्रोसीजर ये है कि आपके पास वैल्यूज़ हों जिससे आप ये बता सकें कि इस सैम्पल स्पेस में ये चीज़ें मौजूद हैं। यानी अगर मैं इस सैम्पल स्पेस की पूरी की एक जो है वेरिएबल्स लिखूँ वो क्या होंगे, ज़ीरो का मतलब है इसमें कोई हेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह 1 हेड वाली हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह 2 हेड वाली हो सकती हैं और 3 हेड वाली हो सकती हैं। यानी मैंने एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बना दिया। मैंने क्या बनाया, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बना दिया जो हमें एक एक्सपेरिमेंट से आने वाली आउटकम्स को बताता है। ठीक है, यानी एक एक्सपेरिमेंट से आने वाली आउटकम से हमने एक सेट ऑफ वैल्यूज़ निकाला है और उस सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। उम्मीद है आपको बात क्लियर हुई होगी। अ कैरेक्टरिस्टिक्स हुज वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से उसकी जो आउटकम्स आती हैं उनसे आप जो है एक वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो डिटरमाइन करते हो, तो ऐसे वेरिएबल को आप क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है ये चेंज हो सकती हैं वैल्यूज़। ठीक है, आपको सवाल में पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ 0 हेड की, तो आप रैंडम वेरिएबल की जगह क्या लोगे, 0। ठीक है, आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ तीनों हेड की, जब एक कॉइन को 3 मरतबा टास्क किया जाता है तो आप रैंडम वेरिएबल x बराबर है 3 ले लोगे। ठीक है, ये यानी रैंडम का मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है ये ऐसा वेरिएबल है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकलने वाली आउटकम से लिया गया है, और वेरिएबल का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या हो सकती है, तब्दील हो सकती हैं। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं अगर एक रैंडम वेरिएबल x है, ठीक है, जो किसको शो कर रहा है, जो कब हमने लिया है, जब हमने एक कॉइन को 3 मरतबा टास्क किया। टास्क करने से हमारे पास ये सैम्पल स्पेस बनी और रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है या 3 हेड हो सकते हैं। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं, 0 हेड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, ये एक ही आएगी इसमें। एक हेड वाले की कितनी आएंगी हमारे पास जो है वो 1, 2 और ये 3, ये भी क्या आएंगी 3/8। 2 हेड वाली है वो कितनी आएंगी, देखो जी ये 2 हेड, ये 2 हेड और ये 2 हेड, ये भी आएगी 3/8। और 3 हेड वाले की कौन सी होगी, 1/8। एक आउटकम ऐसी है 8 में से। तो जब आप ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ और उनकी प्रोबेबिलिटी का ये एक जो है टेबल सा बना लेते हैं, इस टेबल को आप क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि आपने एक सैम्पल स्पेस में एक एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उससे सैम्पल स्पेस बनाई और नंबर ऑफ़ आउटकम्स के लिए आपने एक रैंडम वेरिएबल का इंतखाब किया। उस रैंडम वेरिएबल ने डिफरेंट जो है हेड्स या टेल्स की जो है प्रोबेबिलिटीज़ को बताया और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो रैंडम वेरिएबल है ना प्यारे बच्चों, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब ऐसा वेरिएबल विच कैन टेक आइसोलेटेड और इंटीग्रल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यानी ये ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ जो है क्या कहते हैं, आइसोलेटेड वैल्यूज़ लेता है। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। ठीक है, तो ये सिर्फ आइसोलेटेड वैल्यूज़ लेता है। लेकिन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है which can take any possible value in the interval a b where a is equal to -infinity and b is equal to +infinity। यानी अगर 2 इवेंट है
ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ये ए है, ये लेट्स सपोज ये ए है और ये बी है। ए और बी के दरमियान जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, बेशक वो इशारिया में हो जाए, बेशक वो जो है बटा की फॉर्म में हो जाए, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो अगर वो वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ ले सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है हाइट, वेट, स्पीड, मिल्क वगैरह। अब देखो ना, हाइट जो है 5.6 इंच है, ये इशारिये में आ सकती है। वेट जो है वो कहते हैं जी 42.5 kg है। ठीक है, स्पीड की बात कर लें, मिल्क कर लें जी आप जो है, ये तमाम चीज़ें हैं। इनके लिए अगर आप जो है वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखेंगे, वो क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर डिस्क्रीट की बात करें ना, इसकी एग्जांपल है नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। अब आप ये तो नहीं ना कहेंगे कि देखो जी एक और आधा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आप ये भी नहीं कह सकते कि 45.5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स प्यारे बच्चों जो आइसोलेटेड फॉर्म्स में हो, जो आइसोलेटेड या पूरा पूरा नंबर जो डिस्क्रीट वैल्यू ले सकते हो। डिस्क्रीट वैल्यू आपने जैसे केमिस्ट्री में जो है वो लाइट के बारे में पढ़ा है ना, फोटोन, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट का मतलब होता है आइसोलेटेड, अलग-अलग और एक अपने अंदर मुकम्मल शनाख्त रखने वाला। जैसे लाइट जो है ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड फोटोन्स आर द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब जो है एक फोटोन जो है वो अपनी शनाख्त रखता है, उसके पास अपनी एनर्जी होती है, वो एक मुकम्मल आइसोलेटेड फॉर्म होती है। इसी तरीके से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी ऐसा वेरिएबल होता है जो अपनी एक पूरी वैल्यू रखता है। ठीक है, अगर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, और जो है अगर उन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा किया जाए, सिग्मा लिया जाए, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के हवाले से। तो कहता है जी आप एक कॉइन को उसने 3 मरतबा टॉस किया, ठीक है, थ्राइस टॉस किया है, तो आउटकम आपके पास ये वाली आ जाएगी सैम्पल स्पेस। कहता है जी बताओ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ऐसे इवेंट की कि जिसमें हेड और टेल क्या आ रहे हो, अल्टरनेटिवली आ रहे हो। ठीक है, पहले हेड फिर टेल फिर हेड, या फिर पहले टेल फिर हेड और फिर टेल, अल्टरनेटिवली आ रहे हो। तो आप अगर देखो ना, तो इसमें ये टेल हेड अल्टरनेटिवली आए हैं, और जो है हेड टेल हेड ये अल्टरनेटिवली है। तो 8 में से 2 आउटकम्स ऐसी हैं, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली आप क्या लिखोगे, 2/8, इसको डिवाइड कर दो 1/4, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कहता है जब आपने एक कॉइन को 3 मरतबा टॉस किया है, तो बताओ कि नंबर ऑफ हेड बराबर है नंबर ऑफ टेल के। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो है फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रही है, 0, कि नंबर ऑफ हेड बराबर है नंबर ऑफ टेल के। ऐसी कोई आउटकम है ही नहीं जिसके अंदर हेड और टेल की मिकदार जो नंबर है वो बराबर हो। देखो इसमें 3 टेल है, हेड तो है ही नहीं, इसमें 2 टेल है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 टेल है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, 1 टेल। कोई आउटकम ऐसी नहीं है जिसमें नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ टेल के बराबर हो। तो आपके पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड बराबर है नंबर ऑफ टेल, 0/8, आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरीके से अगर वो पूछता है कि नंबर ऑफ हेड मोर देन टेल हो, कि ऐसी आउटकम्स बताओ जिसमें नंबर ऑफ हेड जो है वो टेल से ज़्यादा हो। अब आप ये देखो, एक तो ये है, ठीक है, जिसमें टेल से ज़्यादा है, इसके बाद ये 2 हेड वाली है, उसके बाद फिर ये 2 हेड वाली है, ठीक है, इसके बाद ये है 2 हेड वाली, और बस ये आपके पास 4 आ जाती हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मोर देन टेल 4/8, इसको डिवाइड कर दो 1/2, आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ये मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाई है, एक ही आउटकम है जिसके अंदर कोई हेड नहीं है, टेल टेल टेल, 1/8, इसके पास आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद कहता है जी वन अ डाइस इज रोल्ड, कि जब एक ही डाइस को आप रोल करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ फार्मूला, 6 की पावर क्या लगाना है, 1, कितनी आ जाएंगी, 6 आउटकम्स, वो कौन सी होती हैं, एस बराबर है 1 2 3 4 5 6। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बताओ, क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपकी फेवरेबल है इवन वाली, वो कितनी है, 3 है, 1 2 3 ही वैल्यूज़ है ना, और टोटल कितनी है, 6। तो 3 को 6 पे डिवाइड करो, आपके पास 1/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 बताओ, कि वो कहता है कि जब आप जो है ना एक डाइस को रोल करते हो 2 दफ़ा, ठीक है, डाइस को रोल करना है जब आपने 2 दफ़ा, तो आपके पास 36 आउटकम्स आनी है, ये वही वाला टेबल होगा। तो उसमें वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ 7 और 11 की। ठीक है,
जब क्या बतानी है 7 और 11 की कि दो फेसिस को आप जमा करो और वैल्यू क्या क्या है 7 है या फिर 11 है। तो आप जब वो 36 आउटकम वाली सैम्पल्स पे देखेंगे तो उनमें से ये आउटकम्स ऐसी होंगी जिनका जो सम है वो 7 होगा या फिर 11 होगा। देखिए 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 3 3 4, 5 2, 6 और 1 7। और 11 वाली क्या होंगी 6 और 5, 5 और 6। ये मैंने सवाल आपको पहले भी करवाया था 11 वाला। तो 7 और 11 जो है इसके लिए आपके पास टोटल 8 आउटकम्स आएंगी। 36 में से 8/36 जो है आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2/9 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों को कहता है जी 2 डाइस जो है वो आपने थ्रो किए हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कहते हैं 2 डाइस शो द सेम नंबर। ऐसे प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डाइस पे क्या है सेम नंबर। ये भी सवाल मैंने आपको पहले करवा दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस शो द सेम नंबर क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6 आउटकम 36 में से ऐसी हैं जिनमें जो फेसेस क्या है सेम, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। द नंबर ऑफ 2 डाइस डिफर बाय मोर देन 2, ठीक है। कि यानी ये अब सवाल आपने थोड़ा सा समझना है, टेक्निकल सा है। कहता है कि जब आपने एक डाइस को 2 बार थ्रो कर लिया 36 आउटकम्स आ गई, कहते हैं उनमें से बताओ कि नंबर्स ऑन द डाइस डिफर बाय मोर देन 2, कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस क्या है 2 से ज़्यादा है। उनका डिफरेंस क्या है 2 से ज़्यादा है। इस बात को आपने अच्छे तरीके से अभी समझना है कि जो उनका डिफरेंस क्या है वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब आप प्यारे बच्चों अगर इसको देखो ना तो देखो 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 जब आप माइनस करोगे ना तो आपके पास जवाब आएगा 3। तो ये पहला आउटकम है जिसकी दोनों फेसिस का अगर आप डिफरेंस ले वो 2 से क्या आता है ज़्यादा। यहाँ पे 3 आएगा ना, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, ये भी 2 से ज़्यादा है। 2 वाला नहीं लिखना, 3 में से 1 को डिवाइड करेंगे ना आपके पास 2 आंसर आएगा, वो नहीं लिखना, 2 से बड़े वाला लिखना है। कैसे आउटकम्स जिनके फेसिस का डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये भी 2 से ज़्यादा है। तो ये 3 आउटकम्स हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जो है 5 में से 2 गया 3, एक ये आ जाएगी, और 6 में से 2 गया 4, 2 आउटकम यहाँ से आ जाएंगी। इस तरीके से आप जब तमाम आउटकम्स को जो है वो जमा करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जो है सेट बनेगा। तो 12 आउटकम्स ऐसी आएंगी जिनका डिफरेंस क्या है 2 से ज़्यादा है। जैसे 6 में से 3 माइनस करो 3 आएगा, 2 से ज़्यादा है। 4 में से 1 माइनस करो 3 आएगा, 2 से ज़्यादा है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/3 आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इवन, कि जब ऐसी आउटकम जिनके जो है फेसिस को अगर हम ज़रब दें ना उनके प्रोडक्ट लें तो वो क्या है जी इवन वैल्यू है। तो ये तमाम आउटकम्स ऐसी आएंगी उस सैम्पल स्पेस में से कि जिनका प्रोडक्ट क्या है। जैसे 2 1 2 इवन नंबर, 4 1 4 को 1 से ज़रब दो 4 आंसर आया, ये भी इवन है। 6 को 1 से ज़रब दो 6, ये भी इवन है। तो ये तमाम आउटकम्स ऐसी आएंगी कि जिनका आप प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा एक इवन नंबर आएगा। तो ये टोटल 27 होती हैं, 27 को 36 पे डिवाइड करो आपके पास 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और लास्ट पे प्यारे बच्चों हमारे पास एक सवाल है जी व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड एस बराबर है, ठीक है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर इवन और डिविजिबल बाय 3। सवाल को समझना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ या तो उसमें इवन भी आ रहा हो और या फिर वो ऐसे नंबर भी हों जो 3 पर डिवाइड होते हैं। तो जब एक डाइस को रोल करना है 6 की पावर 1 बराबर है 6 आउटकम्स, वो कौन सी होंगी 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। अब कहता है आइदर इवन या फिर डिविजिबल बाय 3। अब इसमें इवन कौन कौन से हैं 2 4 और 6, ये मैंने लिख लिए 2 4 और 6। और 3 पे डिवाइड भी होते हो, 3 पे एक ये डिवाइड होता है और एक ये डिवाइड होता है। तो 3 मैंने लिख लिया, 6 मैंने पहले ही लिखा हुआ है। तो 2 3 4 और 6 ये 4 ऐसी आउटकम्स हैं जो इवन भी हैं और 3 पे डिवाइड भी होती हैं। तो टोटल 4 में से 6 आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लेट्स सपोज मैं इस इवेंट को कह देता हूँ एक्स बराबर है एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एक्स बटा एन ऑफ एस, ठीक है। तो ये कितनी 4/6 इसको डिवाइड किया आपके पास 2/3 आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो आज प्रोबेबिलिटी का जो इंट्रोडक्टरी था चैप्टर का पहला पार्ट जो था वो मुकम्मल हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ चलेंगे। 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हमने इंशाल्लाह जल्द से जल्द कवर करनी है। बायनोमियल हो गया, हाइपरज्योमेट्रिक हो गया, पाइसन हो गया और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसमें आपको कोई बात जो है समझ ना आए हो तो वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।